हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल बीएचयू वाले में। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को शुरू कर चुके होंगे। तो आज लेक्चर सीरीज़ में सबसे पहले हम बात करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। और एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में आज हम बात करेंगे स्टोन एज के बारे में। तो आज का हमारा ये पहला लेक्चर है एंशिएंट हिस्ट्री पे, जिसमें हम बात करेंगे स्टोन एज के बारे में, यानी कि पाषाण काल के बारे में। आज का हमारा लेक्चर पाषाण काल के ऊपर होगा। और ये जो लेक्चर है वो चाहे एएससी के बच्चे हो या फिर हिस्ट्री के हो या फिर किसी भी अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बच्चे हो, ठीक है। अदर कोई भी हिस्ट्री से रिलेटेड कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उन सब के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा और उनको सभी को एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगा। तो आज हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टोन एज को पढ़ने से पहले आगे हम लोग एक जो है कि बेसिक चीज़ को जानेंगे जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आपको पता है कि एंशिएंट हिस्ट्री को सोर्स के अकॉर्डिंग, एंशिएंट हिस्ट्री को सोर्सेज के अकॉर्डिंग 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसे कहते हैं प्री हिस्ट्री यानी कि प्रागैतिहासिक काल, प्रोटो हिस्ट्री आद्य ऐतिहासिक काल और हिस्ट्री ऐतिहासिक काल। ये 3 चीज़ों में बांटा गया है, 3 क्लासिफिकेशन का किया गया है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री, ठीक। इस प्री हिस्ट्री में ही आता है स्टोन एज। स्टोन एज को प्री हिस्ट्री में रखा गया है। क्यों रखा गया है तो ये भी आपको बताएंगे। प्रोटो हिस्ट्री में आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन कह ले, इंडस वैली सिविलाइजेशन कह ले या फिर वैदिक एज, इसे रखा गया है। और हिस्ट्री में इसके बाद के जो भी जो है कि कंटिन्यू हम करेंगे हिस्ट्री, तो वो सारे, क्योंकि आपको बताएंगे इसके बाद के जो भी इंडस वैली से वैदिक एज के बाद के जो भी हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं वो हिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए इनको समझते हैं हम लोग। सबसे पहले तो जो प्री हिस्ट्री है, प्री हिस्ट्री में हमारे पास सिर्फ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस होते हैं, यानी कि पुरातात्विक स्रोत होते हैं, या इसमें हमें सिर्फ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस होते हैं और उसी के आधार पे हम लोग हिस्ट्री को पढ़ते हैं। यहाँ पे पाषाण पत्थरों को स्टोन के सहायता से हम लोग हिस्ट्री को जानने का प्रयास करते हैं। इसे स्टोन एज कहते हैं, ठीक है, प्री हिस्ट्री कहते हैं, जिसमें कोई भी रिटेन रिकॉर्ड, ठीक है, लिखित सोर्स नहीं पाए गए हैं, सिर्फ क्या है पुरातात्विक स्रोत है। तो इसे हम लोग कहते हैं प्री हिस्ट्री। और इन्हीं पुरातात्विक स्रोतों को उत्खनन के द्वारा जो भी अलग अलग जगहों पे पाए गए हैं उनके द्वारा ही हम इसे पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर इंडिया में बात करें तो 1863, ठीक है, 1863 में मद्रास साउथ में, मद्रास के पल्लवरम में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने जो है कि हैंडेक्स हस्त कुठार को प्राप्त किया था। और ये स्टोन एज का सबसे पहला साक्ष्य हमें मिला हुआ था प्री हिस्टोरिक पीरियड का। तो 1863 में हमें मद्रास के पल्लवरम में सबसे पहले इंडिया में यहाँ के जो है कि साक्ष्य मिले थे, पुरातात्विक साक्ष्य हमें प्राप्त हुए थे। तो आपको हमने बताया कि प्री हिस्ट्री जो होती है उसमें पुरातात्विक स्रोत होते हैं और लिखित साक्ष्य नहीं होते हैं। प्रोटो हिस्ट्री की बात करें तो इसमें हमें आर्कोलॉजिकल तो साइट्स होते हैं, पुरातात्विक तो हमें मिलते ही हैं, पुरातात्विक साक्ष्य तो मिलते हैं, साथ ही साथ हमें लिखित साक्ष्य भी मिलते हैं, लेकिन इसको हम लोग पढ़ नहीं सकते, जो इन्हें पढ़ा नहीं जा सकता है, तो इसे ही हम लोग प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। या फिर इनकी जो ऑथेंटिसिटी होती है वो थोड़ी सी डाउटफुल होती है, तो इसे भी हम लोग प्रोटो हिस्ट्री में रखते हैं। जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन में हम लोग देखेंगे काफ़ी सारी लिपियाँ, काफ़ी सारे लिखित साक्ष्य मिले हैं, लेकिन उसको हम लोग अभी पढ़ नहीं पाए हैं। हो सके फ्यूचर में उसे पढ़ा जा सके, लेकिन अभी तक उसे पढ़ा नहीं गया है। और हड़प्पन कह ले या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन कह ले, इसे हम लोग प्रोटो हिस्ट्री के अंतर्गत रखते हैं। वैदिक एज को भी हम लोग कहीं ना कहीं प्रोटो हिस्ट्री में रखते हैं, क्योंकि इसकी जो कि ऑथेंटिसिटी है थोड़ी सी डाउटफुल है, तो इसलिए हम लोग प्रोटो हिस्ट्री के अंतर्गत ही वैदिक एज को भी रखते हैं। हिस्ट्री में जो है कि आपको पुरातात्विक के साथ साथ आपको लिखित साक्ष्य भी मिलते हैं और उन्हें बिल्कुल पढ़ा भी गया है, पढ़ा भी जा सकता है। उसी के आधार पे हम लोग इतिहास को पढ़ते हैं। तो हम लोग देखेंगे वैदिक एक के बाद जो भी चीज़ें हैं, मगध डायनेस्टी कर ले, गुप्ता कह ले या फिर हर्यक कह ले, मौर्य कह ले, ये सारी डायनेस्टीज के हमें चाहे जैनिज्म ले ले चाहे बौद्धिज्म ले ले, हमें लिटरेरी सोर्स और आर्कियोलॉजिकल सोर्स दोनों प्राप्त है और इसकी सहायता से हम लोग इतिहास को पढ़ते हैं, तो इसे हम लोग हिस्ट्री में रखते हैं। तो ये आपका क्लासिफिकेशन था। तो सबसे पहले आप लोग ये चीज़ें जान
जान लें कि स्टोन एज किस फेज में रखते हैं, किसके अंतर्गत आता है, तो प्री हिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो इसलिए आपको ये क्लासिफिकेशन जानना जरूरी था। तो अगर आपको एग्जाम में आ जाए कि स्टोन एज किस जो है कि फेज में है, तो प्री हिस्ट्री में है। ठीक है, यहाँ पे मैंने डिस्क्राइब किया है। यहाँ पे आपको हमने पहले बता दिया, प्री हिस्टोरिक पीरियड, द पीरियड फॉर विच नो रिटन रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल। ठीक है, ऐसा पीरियड जहाँ पे कोई भी रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है, और ना ही उनके जो हिस्ट्री वो कम्प्लीटली डिपेंड ऑन आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। यानी कि आपको हमने बताया कि पुरातात्विक स्रोतों पे जो है कि पूरी हिस्ट्री डिपेंडेंट है। ऐसी हिस्ट्री को प्री हिस्टोरिक या फिर प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, और स्टोन एज को इसी में प्लेस किया गया है। दूसरा आपको हमने बताया कि प्रोटो हिस्ट्री, तो देयर इज अ रिटन स्क्रिप्ट ऑफ दिस पीरियड, बट आइदर इट हैज़ नॉट बीन सक्सेसफुली डिस्पायर्ड, या फिर और इट्स ऑथेंटिसिटी इज डाउटफुल। या तो इसे पढ़ा नहीं गया है, या फिर इसकी जो ऑथेंटिसिटी है वो डाउटफुल है। तो इसमें हम लोग हड़प्पन और वैदिक कल्चर को रखते हैं। ठीक है, हिस्टोरिकल पीरियड में आप देखेंगे डिपेंड्स ऑन रिटन सोर्सेज एंड आर्कोलॉजिकल एंड लिटरेरी डिटेल्स आर अवेलेबल, एंड सक्सेस हैज आल्सो बीन अचीव इन रीडिंग द स्क्रिप्ट। यानी कि इसके जो आर्कोलॉजिकल सोर्स है, लिटरेरी सोर्स है, वो बिल्कुल मिले हैं, उनको पढ़ा भी गया है, और उसके द्वारा हम लोग इतिहास को जाने हैं, लिखे हैं। तो ये आपका क्लासिफिकेशन था। इसमें हम लोग देखिए, ये हिंदी में है आपके लिए। कुछ इतिहासकार हैं, अब हम लोग स्टोन एज को पढ़ेंगे। तो इसमें देखेंगे कुछ इतिहासकार हैं, आप मतलब ये फैक्ट के तौर पे हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आपको एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये बिल्कुल आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। तो यहाँ पे डेनिस स्कॉलर CJ थॉमसन 1836। ठीक है, CJ थॉमसन ने, ये डेनिस थे, डच थे, डेनिस स्कॉलर थे। इन्होंने 1836 में स्टोन एज को यानी कि पाषाण काल को इन्होंने थ्री पार्ट में डिवाइड किया। पहला है कांच लौ, यानी स्टोन को इन्होंने जो एज है उसे थ्री पार्ट में डिवाइड किया। पत्थर यानी कि पाषाण, कांच यानी ब्रोंज, और लौ मतलब आयरन। इन्होंने 3 एज सिस्टम लाया। कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन कि 3 एज सिस्टम किसने लाई, आया हुआ भी क्वेश्चन है, तो ये थॉमसन ने लाया है। इन्होंने जो है कि एंशिएंट में जो काल है, पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, लौ काल, इन्होंने तीन भागों में बांटा। पत्थर यानी कि ब्रोंज, सॉरी स्टोन, ब्रोंज एंड आयरन। दूसरा हम देखिए जॉन लुबाक भी एक हिस्टोरियन है। इन्होंने पूरा पाषाण और नवपाषाण में विभाजित किया है स्टोन को। काम्सन और ब्रैडविड ने 1961 में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल में विभाजित किया है स्टोन एज को। लार्टेट ने पूरा पाषाण काल को निम्न, लोअर, ठीक है, मिडल एंड अपर में विभाजित किया है। तो आज हम लोग जो पैलेलिथिक को पढ़ते हैं, उसे जो हम लोग लोअर, मिडल एंड अपर में पढ़ते हैं, उसे लार्टेट ने जो है कि डिवाइड किया है। तो ये आपको इम्पॉर्टेंट था। जॉन लुबाक की एक बुक है प्री हिस्टोरिक टाइम्स, प्री हिस्टोरिक टाइम्स। ये आज जो हम लोग यूज़ करते हैं टर्म प्री हिस्ट्री एंड नियोलिथिक हिस्ट्री, ठीक है, तो ये पैलेलिथिक हिस्ट्री एंड नियोलिथिक हिस्ट्री, ये जो टर्म था, ये दोनों जो टर्म है सबसे पहले इनकी इसी बुक में यूज की गई थी, पूरा पाषाण एंड नवपाषाण में। ठीक है, ये हमारा कुछ नॉर्मल सा एक इंट्रो था। अब हम बात करेंगे, मेनली लेक्चर पे आएंगे, यानी कि स्टोन एज पे आएंगे। यहाँ हम लोग देखेंगे कि कैसे पैलियोलिथिक से मेसोलिथिक से नियोलिथिक तक के एज में कैसे कैसे जो है कि मानव का शेप, उनके चलने का तरीका, सारी चीज़ें बदलती गई है। आगे हम लोग देखेंगे कि जो थोड़े से झुक के चलते थे वो थे आस्ट्रोलिपिथिक्स, फिर होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथल्स और होमो सैपियंस। होमो सैपियन आज के हमारे जैसे दिखने वाले मानव हैं। और ये देखेंगे कि जो कि अपर पैलियोलिथिक एज में इनको पाया गया, इनको देखा गया, और ये बिल्कुल सीधे होके चलने लगे थे। यानी कि अपर पैलियोलिथिक आते आते मानो बिल्कुल सीधा होके चलने लगा था। उसे हम लोगों ने क्या कहा था, होमो सैपियंस। तो अब हम लोग बात करेंगे स्टोरेज के ऊपर। स्टोरेज को आपको हमने बताया, इसको हम लोग बाद में देखते हैं। स्टोन एज ऐसा पीरियड था जहाँ पे हम लोग स्टोन का यूज करते थे। ठीक है, उसी स्टोन के यूज करके हम लोग टूल्स बनाते थे, वेपन्स बनाते थे, हथियार बनाते थे, और उनके द्वारा ही हम लोग शिकार करते थे। ठीक है, शिकार करते थे और मनुष्य अपना जीवन यापन करता था। तो इसी काल को हम लोग पाषाण काल कहें, जब मनुष्य पूरी तरह से किस पे निर्भर था, पत्थरों पर
डिपेंड था जब पूरी तरह से, तो इस एज को हम लोग ने कहा स्टोन एज। ठीक है, इस टाइम जो मनुष्य है वो जो है कि ना ही पशुपालन करता था, मुझे पशुपालन का ज्ञान नहीं था, भोजन आग की भी खोज इस टाइम तक नहीं हुई थी, और इस टाइम रहने के लिए वो गुफा का यूज करता था। क्योंकि इस टाइम में जो देखेंगे जो टाइम पीरियड है, इसी टाइम में आइस एज भी स्टार्ट हुई थी। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसको हम लोग बाद में बात करें उसके ऊपर। तो स्टोन एज को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, आगे आपको हमने दिखाया। वेट, स्टोन एज को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, और इसके बाद हम लोग देखेंगे एक चैल्कोलिथिक एज आता है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे पत्थरों के साथ धातु का भी यूज होने लगता है। तो इसको हम लोग चैल्कोलिथिक एज कहते हैं, क्योंकि जो सबसे पहला मेटल था कॉपर था, उसे ही सबसे पहले मानव ने यूज किया था। तो इस एज को पत्थर के साथ जब इसको यूज करने लगा किया गया था, तो इसे हम लोग चैल्कोलिथिक एज या फिर ताम्रपाषाण काल कहने लगे थे। तो पहला हमको बता दें, पहला जो एज है पैलियोलिथिक एज है। पैलियो का मतलब होता है कि प्राचीन या फिर ओल्ड, और लिथिक, यहाँ पे पैलियो का मतलब है ओल्ड, एंड लिथिक का मतलब होता है पत्थर। ठीक है, स्टोन। तो पैलियोलिथिक या फिर हम लोग पूरा पाषाण काल कह लें, इसका अर्थ होता है ओल्ड स्टोन एज। दूसरा है मेसोलिथिक एज, इसका मतलब है मिडल, मिजो का मतलब मिडल होता है, लिथिक का मतलब स्टोन होता है, तो इसे हम लोग मध्य पाषाण कहते हैं। नियोलिथिक एज, यहाँ पे नियो मतलब न्यू है और लिथिक मतलब स्टोन है, तो इसे कहते हैं नवपाषाण काल। चैल्कोलिथिक एज, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि पत्थर के साथ यहाँ पे है स्टोन प्लस कॉपर। ठीक है, जब पत्थर के साथ कॉपर का यूज होने लगा था, तो इसे हम लोग चैल्कोलिथिक एज कहते हैं। इस पैलियोलिथिक एज को भी हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, आगे आपको हम दिखाते हैं। ये जो पैलियोलिथिक एज है, इसे भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडल पैलियोलिथिक एज और अपर पैलियोलिथिक एज, ये 3 पार्ट में डिवाइड किया है। इसका टाइम पीरियड भी है, इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। तो आपको हम बता रहे थे कि जो पैलियोलिथिक है, मेसोलिथिक है, इसको इन 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। तो आज हम लोग बात करेंगे पैलियोलिथिक एज के ऊपर, यानी कि पैलियोलिथिक के जो 3 सब डिवीजन है, 3 भागों में बांटा गया है, उसके ऊपर बात करेंगे। तो इस फिगर की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले आपको हमने बताया, ये जो पैलियोलिथिक है, ये जो तीनों डिवीजन आप देख रहे हैं, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक, ये तीनों किसके पार्ट है? पैलियोलिथिक के। पैलियोलिथिक में आप देखेंगे कि जो लोअर पैलियोलिथिक था, उसमें देखेंगे मानव जो है कि थोड़ा झुक के चल रहा है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा सीधा खड़ा होने लगा, और उसके बाद मिडिल मिडिल पैलियोलिथिक और पैलियोलिथिक के बाद देखेंगे अपर पैलियोलिथिक में मानव बिल्कुल जो ह्यूमन है बिल्कुल सीधा होके चलने लगा, और आज का जो मॉडर्न ह्यूमन है उसी की तरह बिल्कुल जो आजकल के हम लोग हैं, हम लोग जैसे मानव दिखने लगे, और इन्हें होमो सैपियंस कहा जाने लगा। और ये सबसे पहली बार अगर हम लोग देखें तो ये अपर पैलियोलिथिक एज में हमें देखने को मिला था। चलिए लोअर पैलियोलिथिक के ऊपर बात करें, तो जो लोअर पैलियोलिथिक एज है वो 3.5 मिलियन ईयर्स एगो से लेकर 1 लाख ईयर एगो तक ये इसका टाइमलाइन था। और हम लोग देखेंगे कि इसी लोअर पैलियोलिथिक एज में, यानी कि लगभग 5 लाख साल पहले जो कि ह्यूमन एक्टिविटी देखने को मिली, इसके साक्ष्य, इसके एविडेंस हमें प्राप्त हुए कि लोअर पैलियोलिथिक में ही हमें ह्यूमन एक्टिविटी देखने को मिली, यानी कि मानव का अस्तित्व था, इसके प्रमाण हमें लोअर पैलियोलिथिक से ही मिलते हैं। बहुत सारी साइट्स हैं, जैसे कि आप देख लें बेलन हो गया, बेलन घाटी, सोहन वैली, इन सब से चीज़ें, या फिर भीमबेटका एमपी का, मध्य प्रदेश का देख ले, वहाँ से हमें इन सबके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दूसरा आपको बता दें कि जब ये लोअर पैलियोलिथिक एज हुआ था, उस टाइम क्लाइमेट, जब स्टोन एज की शुरुआत हुई थी तो क्लाइमेट काफ़ी ठंडा था, और इसे हम लोग पैलेस्टीन पीरियड भी कहते हैं, यानी कि आइस पीरियड भी कहते हैं। पूरी तरह से जो इन्वायरमेंट था वो बर्फ से ढका हुआ था, और काफ़ी ज़्यादा ठंड थी। इस टाइम अभी तक हम लोग देखेंगे कि आग का भी आविष्कार यहाँ पे नहीं हुआ था।
ठीक है। दूसरा देखेंगे कि जो ह्यूमंस के रिमेन्स है वो सबसे पहले अफ्रीका में, ईस्ट अफ्रीका में हमें 3.5 मिलियन ईयर एगो हमें देखने को मिले थे। लेकिन अब अगर आप इंडिया में देखें तो वो लगभग 6 लाख एगो, मतलब 6 लाख BC तो हम लोग को देखने को मिले हैं। वो महाराष्ट्र के जो है कि निवासा में मिला है, हमें इसका साक्ष्य देखने को मिला है। दूसरा अगर हम लोग बात करें मिडिल पैलेयोलिथिक एज की, तो वो 1 लाख ईयर एगो से 14 के यानी कि 40,000 ईयर एगो तक हमें इसके साक्ष्य मिले हैं, देखने को मिला है। और अपर पैलेयोलिथिक आपको 40,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक देखने को मिला हुआ है। तो अब हम लोग बात करेंगे पैलेयोलिथिक एज के बारे में। तो पैलेयोलिथिक एज जो है कि आपका 6 लाख BC से, यहाँ पे BC होगा, 6 लाख BC से 1,50,000 BC तक का इसका टाइम पीरियड है। और हमेशा टाइम पीरियड भी पूछा जाता है, इसे लोअर पैलेयोलिथिक एज या फिर अर्ली पैलेयोलिथिक एज भी कहते हैं। दूसरा आप अगर देखेंगे मिडिल पैलेयोलिथिक एज, तो ये आपको 1,50,000 से लेकर 40,000 BC तक के इसके साक्ष्य देखने को मिलते हैं, इसका टाइम पीरियड है। और अपर पैलेयोलिथिक आपको 40,000 से 10,000 BC तक को देखने को मिलते हैं। अगर पैलेयोलिथिक एज की बात करें, तो जो पैलेयोलिथिक एज था वो काफ़ी लंबा टाइम पीरियड था, और इसे हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे आपको देख रहे होंगे पैलेयोलिथिक एज वाज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द स्टोन एज। स्टोन एज में जो सबसे लंबा पार्ट है वो पैलेयोलिथिक एज का है। इसे जो है कि 3 पार्ट में इसलिए डिवाइड किया गया था, लोअर, मिडिल एंड अपर, आपको मैंने पहले ही बताया। और पैलेयोलिथिक में जो मानव थे, ह्यूमंस थे, वो लोग उस टाइम जो टूल्स यूज करते थे वो रफ एंड रूड स्टोन थे। ठीक, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे, बस आप अभी जान लें कि इसमें जो टूल्स यूज होते थे वो रफ एंड रूड स्टोन होते थे, क्योंकि अभी जो उस टाइम का मानव था उतना ज़्यादा उसे वो डेवलप नहीं होता, उसका जो है कि दिमाग या फिर ब्रेन उतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ था कि वो उसे बिल्कुल आज के टाइम के टूल्स की तरह करे या फिर न्योलिथिक एज के टूल्स की तरह डेवलप हो, ऐसा कुछ नहीं था, बिल्कुल रफ था। जैसे आप ये देखें, ये पत्थर है, तो अभी को जो मानो इसको 2 पार्ट में ऐसे डिवाइड करता था, यहाँ से तोड़ता था, तो इसे जो है हम लोग कहते थे फलक। ये जो पार्ट टूटा हुआ है फ्लैग बोलते थे, और ये जो पार्ट निकला इसे हम लोग कोर बोलते थे। तो जो पैलेयोलिथिक एज के जो हम लोग देखेंगे लोअर पैलेयोलिथिक के वुमेंस को, तो वो इस कोर को यूज करते थे। इसमें हम लोग देखेंगे हैंडक्स आता है और भी बहुत सारे क्लेवर आते हैं, तो ये सब लोअर पैलेयोलिथिक में यूज होते थे। तो इस तरह से इस तरह के टूल्स यूज करता था मानो। दूसरा हम लोग देखेंगे इनके जो ऑक्यूपेशन था वो हंटिंग था, यानी कि अभी तक जो है कि मानो पूरी तरह से हंटिंग पे, अपने जीवन यापन के लिए हंटिंग पर निर्भर था, और मनुष्यों को जानवरों को हंट करके, शिकार करके वो अपना भोजन इकट्ठा करता था। ठीक, उनके पास रहने के लिए कोई जो है कि घर नहीं था, तो वो उस टाइम वहाँ पे केव्स में रहते थे या फिर गुफाओं में रहते थे। ठीक है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम लोग उस टाइम के पेंटिंग्स से मिले हैं, वहाँ पे जो है कि जो बोन्स मिले हैं, ये सारे साक्ष्य में पैलेयोलिथिक एज के साइड से प्राप्त हुए हैं। तभी हम लोग बात करेंगे लोअर पैलेयोलिथिक एज के बारे में। तो लोअर पैलेयोलिथिक एज 6 लाख BC से, यहाँ पे BC है, टाइमलाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है BC और AD में, क्योंकि इससे पूरा खेल चेंज हो सकता है। लोअर पैलेयोलिथिक एज कह लीजिए या फिर आप निम्न पूरा पाषाण कह लीजिए। इसमें हम लोग 2 चीज़ों को देखते हैं, एक होता है चापर चॉपिंग पेबल्स कल्चर, और एक दूसरा हैंड एक्स कल्चर। ठीक है, इसमें जो है कि टूल्स के अकॉर्डिंग इस कल्चर का नाम ले रखा गया है, यानी कि जैसे टूल मिले हैं उसके आधार पे लोअर पैलेयोलिथिक एज के नाम भी हो गए, इसे इस नाम से भी बुलाया जाता है। तो चॉपर चॉपिंग पेबल कल्चर यानी ये है कि जब ये एक बड़े पत्थर को, जैसे ये बड़ा पत्थर है और इसे 2 भाग में पार्ट में डिवाइड कर दिए, तो ये जो छोटा पार्ट है इसे फ्लैग कहते थे। ठीक है, और ये जो बड़ा पार्ट है इसे हम लोग कोर कहते थे। तो लोअर पैलेयोलिथिक एज के जो ह्यूमन थे मेनली कोर बेस्ड टूल्स के यूज करते थे। ठीक है, कोर बेस्ड टूल के यूज करते थे, और इसमें जो है कि हम लोग देखेंगे जो चॉपर चॉपिंग पेबल है, ये इन्हीं कोर बेस्ड टूल से बनाए जाते थे। चॉपर का मतलब होता है गड़ासा या फिर काटना, तो ये बिल्कुल साफ नहीं होते थे, बहुत रफ होते थे। तो यहाँ पे एक साइड जो है कि थोड़ा सा इनका रफ होता था और बिल्कुल काटने लायक होता था, इसे चॉपर कह सकते हैं, काटने के लिए वो लोग यूज करते थे। उससे बहुत साफ नहीं था, जो आज के चॉपर या फिर चॉपिंग की इसकी बात करें वैसे नहीं थे।
यहाँ पे आपको हम बताएं, द टर्म चॉपर चॉपिंग वाज द फर्स्ट यूज बाय एच.एल. मॉविस। ये एक हिस्टोरियन थे, इन्होंने सबसे पहले इन पत्थरों को जो साक्ष्य मिले उनके लिए ये टर्म यूज किए थे। और ये जो पहले इंस्ट्रूमेंट है, जो चॉपर चॉपिंग टेबल के लोअर पैलेलिथिक के जो पहले साक्ष्य मिले वो हमें सोहन रिवर, ये अभी पाकिस्तान में है, ठीक है, प्रेजेंट पाकिस्तान में यहाँ पे मिले हैं। और दूसरा हम लोग देखेंगे कि जो बेलन घाटी है वहाँ पे हमें मिले हैं। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो इसके साक्ष्य सोहन रिवर के किनारे मिले हैं, बहुत सारे साक्ष्य मिले, इसलिए इसको हम लोग सोहन कल्चर भी कहते हैं, ठीक है। सोहन नदी के किनारे, पाकिस्तान के सोहन नदी के किनारे यहाँ के साक्ष्य मिले थे, इसलिए हमें इसे सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। दूसरा देखेंगे कि 1928 में 1928 ईस्वी में डी.एन. वाडिया ने सबसे पहले यहाँ पे उत्खनन किया था इस कल्चर को और टूल्स को प्राप्त किया था इस किनारे। तो सबसे पहले यहाँ पे किसने प्राप्त किया था? डी.एन. वाडिया ने सबसे पहले इसका सोहन रिवर वैली के किनारे उत्खनन किया और इसके टूल्स को पाया था। अगर दूसरी संस्कृति की हम लोग बात करें तो वो है, ये हिंदी में है आपका, देखिए टूल्स की हम लोग जो बात कर रहे थे, आपको हमने बताया कि ये पत्थर को तोड़े तो ये जो बड़ा पार्ट था इसे कोर कहते थे और छोटे पार्ट को फ्लैग बनाते थे, ठीक। और ये जो पार्ट होते थे इसके अलग अलग टुकड़े हो गए। इस टूल्स को जो है कि अगर ये लोअर पैलेलिथिक की बात करें, लोअर पैलेलिथिक की बात करें तो ह्यूमन नॉर्मली जो है कि कोर्स को यूज करता था, कोर्स बेस्ड टूल्स को यूज करता था ज़्यादातर, ठीक है। और इससे वो अलग अलग टाइप के क्लेवर्स बनाता था, हैंड एक्स बनाता था, जो होते थे उनसे अपना शिकार करता था। आज के एक्स की तरह, कुल्हाड़ी की तरह बात नहीं, बहुत साफ नहीं होता था, बिल्कुल रफ होता था, ये कुछ इस तरह, ठीक है। ये आपका चॉपिंग है, चॉपिंग है, ये आपका गड़ाशा कह लें उसकी तरह है। दूसरा अगर कल्चर की बात करें वो हैंडेक्स कल्चर या फिर हस्तकुठार संस्कृति, उसकी बात करते हैं। द टूल ऑफ हैंडेक्स कल्चर वर फर्स्ट ऑब्टेन्ड बाय रॉबर्ट ब्रूस फूड, ठीक है। आपको हमने पहले ही बताया कि 1863 में सबसे पहले लोअर पैलेलिथिक साइट्स यानी कि लोअर पैलेलिथिक के टूल्स रॉबर्ट ब्रूस फूड ने 1863 में मद्रास के पल्लवरम में खोजा था, ठीक है, खोजा था। और इसके बाद हम लोग देखते हैं 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फूड एंड डब्ल्यू किंग, ठीक है, डब्ल्यू किंग ने बहुत सारे टूल्स को, अतिरम पक्कम, ये भी मद्रास के किनारे हैं, और फिर पल्लवरम में इन्होंने खोजा और फिर इसके बाद इसके बारे में उत्खनन हुआ, इसकी जांच की गई और इसे हम लोग, बहुत सारे लोगों ने इसे मद्रासी संस्कृति भी कहा, क्योंकि मद्रास के किनारे इसे मिला तो इसे मद्रासी संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इसे हैंडेक्स कल्चर को मद्रासी संस्कृति भी कहते हैं। चॉपर चॉपिंग को सोहन संस्कृति भी कहते हैं, क्योंकि वो उस नदी के किनारे पाए गए थे। तो अगर लोअर पैलेलिथिक की बात करें तो लोअर पैलेलिथिक में दो चीज़ें आती हैं, एक आ गया आपका चॉपर चॉपिंग, यानी कि चॉपर चॉपिंग यानी गड़ासे की तरह जो भी टूल्स हमें मिले हैं तो उसको हम लोग चॉपर चॉपिंग कहते हैं। हैंडेक्स जो कि कुल्हाड़ी की तरह काम करती थी, हैंडेक्स कल्चर हस्त कुठार, यानी कि लोग उसको कुल्हाड़ी की तरह यूज करते थे, उतने साफ नहीं होते थे, आज की कुल्हाड़ी की तरह नहीं होते थे, वो कल्चर मिला तो उसे हैंडेक्स कल्चर कहते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर मद्रास रीजन में मिला तो इसलिए हम लोग इसे मद्रासी संस्कृति या फिर मद्रास कल्चर भी कहते हैं। यहाँ पे हम लोग देखें कि ये जो टूल्स थे, अब टूल्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। मिली ये जो टूल्स थे लोअर पैलेलिथिक के, ये इसके जो रॉ मटेरियल थे वो कार्जाइट थे और लाइमस्टोन थे, ठीक, सैंडस्टोन भी कह सकते हैं इसके थे। और ये जो टूल्स हमें देखेंगे तो मानो जो ज़्यादातर हम लोग देखेंगे बेलन वैली जो कि उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में है। सोहन जो कि आज के पाकिस्तान में है, सोहन वैली। और दूसरा सबसे देखेंगे भीमबेटका, यहाँ पे जो गुफाएं मिली हैं तो यहाँ देखेंगे कि भीमबेटका से हमें जो है कि लोअर मिडल और न्योलिथिक, लोअर मिडल और अपर, सॉरी यहाँ पे लोअर मिडल अपर तीनों जो है कि एज के हमें साक्ष्य मिले, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देखेंगे भीमबेटका से सबसे ज़्यादा आपको पता भी होगा, सबसे ज़्यादा जो चित्र मिले हैं, सबसे ज़्यादा एविडेंस मिले हैं, टूल्स मिले हैं, वो हमें भीमबेटका से मिले, इसलिए क्योंकि ये जो भीमबेटका प्लेस था यहाँ पे हम लोग देखेंगे आसपास के फॉरेस्ट से आसानी से उन्हें फूड मिल जाते थे,
ठीक है। इसके बाद यहाँ पे केव्स थे, उन्हें रहने के लिए जगह मिल जाती थी। और ये जो केव्स थे वो क्वार्टजाइट और सैंडस्टोन से बने थे, जिससे उन्हें टूल्स के लिए, अब यानी कि शिकार के लिए अच्छे तरीके के पत्थर भी मिल जाते थे। तो सबसे ज़्यादा देखेंगे तो हमें भीमबेटका से साइट से मिले हैं, वहाँ पे हम लोग बहुत सारी पेंटिंग्स भी देखते हैं। तो एक मेनली रीजन भी है कि भीमबेटका से इतने सारे शैलचित्र मिले, बहुत सारी एविडेंस मिले, तो इसका एक मेन रीजन ये भी है। बेलन वैली से भी देखेंगे कि हमें बहुत सारे जो है कि एविडेंस मिले हैं, बहुत सारे टूल्स मिले हैं। सोहन वैली से भी बहुत सारे टूल्स मिले हैं। तो ये आपका हैंडेक्स है, हैंडेक्स है। ये देखिए यहाँ पे जो है कि कुछ कुछ आप देखेंगे ऊपर जाते जाते थोड़ा सा नुकीला हो जाता था, यानी कि ये जो कोर है इसके फलक को थोड़ा थोड़ा निकाल दिया जाता था, और फिर ये इससे जो है कि मानो कुछ भी काटने के काम में प्रयोग करता था। ठीक है, तो ये आपके हैंडेक्स और क्लीवर, चॉपर, ये सारे आपके लोअर पैलेलिथिक के जो है कि टूल्स हैं। दूसरा हम लोग कुछ साइट्स की बात करें तो अगर हम लोग लोअर पैलेलिथिक के साइट्स देखें तो ज़्यादातर नदियों के किनारे होते थे, हिल्स के किनारे होते थे, या फिर रॉक शेल्टर्स के किनारे होते थे। क्यों होते थे? इसलिए होते थे कि अगर नदियों के किनारे होंगे तो ईजिली उन्हें पीने के लिए पानी मिल जाएगा, हिल्स के किनारे रहने के लिए और जो है कि जानवरों के शिकार करने के लिए, और उन्हें रहने के लिए गुफाएं मिल जाएंगी। रॉक शेल्टर का भी सेम है। तो इसलिए हमें ये जो संस्कृति है ज़्यादातर रिवर बैंक, हिल्स और रॉक शेल्टर के किनारे मिली है। कुछ हम लोग मेन साइट्स को देखेंगे लोअर पैलेलिथिक के, तो पहला भीमबेटका है जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। यहाँ से लगभग देखेंगे हम लोग 600 जो है कि सॉरी यहाँ से हम लोग देखेंगे बहुत सारे हमें टूल्स मिले हैं, और सबसे ज़्यादा अगर कोई एविडेंस मिला है तो भीमबेटका से मिला है। क्यों मिला है? तो आपको हमने बताया कि यहाँ पे फूड के लिए, उनके रहने के लिए और उनके टूल्स के लिए सारी चीज़ें ईजिली मिल जाती थी। दूसरा देखेंगे हुंसी वैली जो कि कर्नाटका में है, यहाँ से भी हमें लोअर पैलेलिथिक के जो है कि एविडेंस मिले हैं। बेलन वैली जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में है, यहाँ से भी हमें टूल्स मिले। अत्रिमपक्कम जो कि तमिलनाडु में है, यहाँ से भी लोअर पैलेलिथिक के टूल्स मिले हैं। पंपिया टेकड़ी महाराष्ट्र से, बागोर बूदा पुष्कर राजस्थान से, निवास शाह महाराष्ट्र से, रेणुगुंटा कर्नूल के आंध्र प्रदेश से। तो यहाँ से हमें जो है कि टूल्स मिले हैं। दूसरा हम लोग देखेंगे केव पेंटिंग्स, जो कि पैलेलिथिक लोगों के द्वारा क्या क्या केव पेंटिंग्स मिले जो भीमबेटका से मिले। तो हम लोग देखेंगे ग्रुप डांस के मिले हैं। फिर यहाँ पे देखेंगे अनाज पीसते हुए महिलाओं का, ठीक है, अनाज पीसते हुए। दूसरा हम लोग देखेंगे कि वो लोग साथ में जो है कि भोजन करते हुए, लंच करते हुए दिख रहे हैं। हंटिंग करते हुए दिखाया गया है कि कैसे मानो हंट कर रहा है। यहाँ पे देखेंगे स्पेन से हमें बोर और अल्टमीरा का भी मिला है। बिशॉन एंड चुआर्ट, ये सब फ्रांस के और इंडिया में भी बहुत सारे साइट्स मिले हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो मिर्ज़ापुर का क्षेत्र का बेलन वैली है, वहाँ से भी हमें बहुत सारे चित्रों का समूह मिला है लोअर पैलेलिथिक एज के। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ जो जानवर है उनके जो है कि चित्र हमें देखने को मिलते हैं जो कि फ्रांस में मिला है। पैलेलिथिक टूल्स के बारे में आपको हमने बताया है कि ये जो हैंडक्स है, चॉपर्स है, क्लीवर्स है, इनका यूज किया जाता था। तो जो कि क्वार्टजाइट से बने होते थे या फिर लाइमस्टोन से होते थे, और इनका यूज वो लोग हंटिंग के लिए करते थे। भीमबेटका के बारे में बताइए, मध्य प्रदेश था और सबसे ज़्यादा रिमार्केबल पैलेलिथिक साइट्स है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि पैलेलिथिक के तीनों एज के हमें सबसे ज़्यादा एविडेंस देखने को मिलते हैं, क्योंकि इसकी जो विशेषताएं थी, इसके आसपास के जो जंगल थे, फूड की अवेलेबिलिटी थी, पास में नदी थी, और सबसे मेन टूल्स के लिए जो पत्थर थे, इसकी वजह से देखेंगे सबसे अट्रैक्टिव प्लेस रहा है पैलेलिथिक साइट्स का वुमन के लिए। दूसरे अगर हम लोग एज की बात करें तो लोअर के बाद हम लोग मिडिल पैलेलिथिक एज की तरफ बढ़ते हैं, जो कि 1,50,000 BC से 40,000 BC तक का इसका टाइम पीरियड है। और इस एज में देखेंगे थोड़े थोड़े जो स्टोन्स थे उसको धीरे धीरे साफ करने लगे थे, कुछ कुछ सुधार होने लगे थे मध्यपुरा पाषाण काल आते आते। इसमें हम लोग देखेंगे मध्यपुरा पाषाण काल इन 1955 1955 में HD संकालिया जो कि एक फेमस आर्कियोलॉजिस्ट है, इन्होंने सबसे पहली बार मिडल पैलेलिथिक कल्चर को जो है कि ढूंढा। वो भी कहाँ पे ढूंढा? नेवासा महाराष्ट्र।
ठीक है। इंडिया के टर्म में हम लोग बात करें तो नेवासा महाराष्ट्र में सबसे पहले इन्होंने इस साइट्स को लोकेट किया, जो कि प्रवरा रिवर वैली के किनारे है, जो कि गोदावरी की सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी ऑफ द गोदावरी। तो सबसे पहले एच डी संकालिया ने मध्यपुरा पाषाण काल के साइट को ढूंढा था। आपको हमने बताया कि धीरे धीरे जो कि स्टोन टूल्स के टेक्नोलॉजी में धीरे धीरे चेंजेस आने लगे थे, और अब कोर की जगह फ्लैट टूल्स यूज होने लगे थे। आपको हमने बताया कि जो लोअर पैलेलिथिक के ह्यूमन थे, ये पत्थर है, इसे दो भाग में ऐसे डिवाइड करते थे, इसे हम लोग कोर कहते थे। ठीक है, वेट, इसे हम कोर कहते थे और इसे फ्लैग कहते थे। ये आपका हो गया फ्लैग और ये आपका हो गया कोर। जो कोर बेस्ड जो है कि कोर बेस्ड टूल आपके लोअर पैलेलिथिक में यूज होने लगे थे। अब देखेंगे मिडल पैलेलिथिक आते आते अब ह्यूमन फ्लैग बेस्ड टूल्स का यूज करने लगा था। ये नहीं था कि बिल्कुल कोर टूल्स को यूज ही नहीं करता था, ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो फ्लैग टूल्स को ज़्यादा यूज करने लगा था और धीरे धीरे इसको साफ करते गया, कुछ कुछ इम्प्रूवमेंट करने लगा था। यहाँ पे देखेंगे कि जो टूल्स थे पहले काफ़ी हैवी वेट के थे और बहुत जो है कि पकड़ने में उन्हें दिक्कत होती थी। अब देखिए धीरे धीरे थोड़े छोटे होने लगे थे मध्य पाषाण काल में, और लाइट वेट के होने लगे थे, क्योंकि जो फ्लैग थे वो थोड़े थोड़े साफ भी होने लगे थे और जिससे उन्हें काफ़ी हेल्प भी मिलती थी। इसे हम लोग देखेंगे, इसे हम लोग फ्लैग कहते हैं, सॉरी यहाँ पे फ्लैग है। ठीक है, इसे फलक संस्कृति भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे फलक मतलब कि फ्लैग बेस्ड टूल्स का यूज होने लगा था, तो इसलिए हम लोग मिडल जो है कि पैलेलिथिक एज को फलक संस्कृति भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे टूल्स को जो है कि फलकों को यूज होने लगा था, कोरों को नहीं। इसे एक घोष ने फलक संस्कृति कहा है, यानी कि फलक कल्चर कहा है। इसके जो मानव है जो अभी हमें मिले हैं, इसके जो एविडेंस मिलते हैं वो निएंडरथल मानव के एविडेंस मिलते हैं। आपको हमने बताया था कि यहाँ पे फिगर में यहाँ देखिए जो होमो हैबियल्स, यहाँ सॉरी, यहाँ पे देखेंगे कि जो मानव है, यहाँ पे लोअर पैलेलिथिक में दो है, होमो हैबिलस और निएंडर। यहाँ पे देखेंगे मिडिल में होमो निएंडरथल्स के अवशेष हमें मिडिल पैलेलिथिक एज में मिलने लगे थे, और अपर पैलेलिथिक आते आते हमें जो है कि होमो सेपियंस के अवशेष मिले थे। ये हिंदी में आपका। दूसरा हम लोग देखेंगे मिडल पैलेलिथिक टूल्स के बारे में। तो आपको हमने बताया कि जैसे हैंड एक्स और चॉपर चॉपिंग हमें लोअर पैलेलिथिक में मिले, उसी तरह हम लोग देखेंगे कि अब अपने धीरे धीरे टूल्स में वो लोग चेंज करने लगे, और जो कि स्पेशली फ्लैग टूल्स को यूज करने लगे थे। कोर को भी यूज करते थे, लेकिन ज़्यादातर फ्लैग टूल्स को यूज करने लगे थे। इसमें हम लोग देखेंगे स्क्रैपर्स आएंगे, हैंड एक्स आएंगे, पॉइंट्स बेदनी कहते हैं जो कि काफ़ी नुकीला होता था, थोड़ा सा बहुत नुकीला नहीं आज के परिप्रेक्ष्य में, थोड़ा सा जो फ्लैग को ऐसे करेंगे तो ये जो टांग पत्ती से बेदनी कहते हैं। बोन टूल्स यूज हो गए थे। अब धीरे धीरे जो है कि हड्डियों के टूल्स भी होने लगे थे, जो कि 15 से 10 सेंटीमीटर के होते थे, और फ्लैग ब्लेड, ठीक है, फलक के ब्लेड भी बनने लगे थे, जो कि थोड़ा सी यहाँ पे देखेंगे इस साइड से वो शार्प होते थे और कुछ ऐसे होते थे, फ्लैग ब्लेड भी मिले थे। ये सारे देखेंगे तो इसके जो मटेरियल थे वो आपके फ्लैंट, चर्ट और जैस्पर, ठीक है, ये इसके मटेरियल थे। और दूसरा हम लोग देखेंगे लोअर में, तो वहाँ पे क्वार्टजाइट और लाइमस्टोन रॉ मटेरियल यूज हो रहे थे। आपको हमने देखा ये मिडल पैलेलिथिक के टूल्स है, जिसमें चर्ट, जैस्पर और फिल्ट रॉ मटेरियल यूज होने लगे थे, और कुछ इम्प्रूवमेंट होने लगे थे इसमें। कुछ साइट्स के बारे में देखें तो इसमें हम लोग देखेंगे मिडिल पैलेलिथिक में नेवासा, जब से जो सबसे पहला मिडिल पैलेलिथिक साइट ढूंढा गया था इंडिया में, जिसे एच डी संकालिया ने खोजा था, जो महाराष्ट्र में है। भीमबेटका मध्य प्रदेश, यहाँ से हमें तीनों एज के जो है कि लगभग सारे एज के साक्ष्य मिलते हैं। बागोर, करमाली वैली एंड डिंडवाना, ये राजस्थान में, यहाँ से भी हमें देखेंगे कि मिडिल पैलेलिथिक के साइट्स के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ पे लोअर के भी मिले हैं आपके। सिंह भूमि झारखंड, यहाँ से भी हमें मिले हैं। नर्मदा वैली मध्य प्रदेश एंड गुजरात, यहाँ से भी मिले हैं। अतिरमपक्कम तमिलनाडु, यहाँ से भी हमें मिले हैं। हुंसी वैली कर्नाटका, नेवास महाराष्ट्र, ठीक है। ये पैलेलिथिक साइट्स थे, मिडिल पैलेलिथिक साइट जो जहाँ से हमें एविडेंस मिले हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपर पैलेलिथिक साइट्स की तरफ, जिसमें है 40,000 से 10,000।
इसका टाइम पीरियड है। अब यहाँ पे देखेंगे जो अपर पैलेलिथिक साइज था, तो अब यहाँ पे होमो सेपियंस के आपको एविडेंस मिलने लगेंगे, यानी कि आज के मानव की तरह जो मॉडर्न ह्यूमन है उनके साक्ष्य मिलने लगे थे, और जो ह्यूमन है काफ़ी डेवलप हो चुका था, और जो टूल्स हैं वो काफ़ी साफ बनने लगे थे, और काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई थी। पीरियड ऑफ ग्रेट ट्रांजिशन, टेक्निकल बेस्ड पीरियड, इसमें देखेंगे बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई थी, धीरे धीरे टूल्स में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ गए थे, और जो टूल थे वो ब्लेड एंड ब्यूरीन के साक्ष्य मिले थे। इसे ब्लेड एंड ब्यूरिन कल्चर भी कहते हैं, कभी कभी आ जाता है एग्जाम में, ब्लेड ब्यूरिन कल्चर किसे कहते हैं, तो जो है कि अपर पैलेलिथिक को बोलते हैं। यहाँ पे देखेंगे जो ब्लेड होते थे वो दोनों साइड होते थे ब्लेड, इसको इसलिए इसे जो है कि मल्टीपर्पज़ यूज होता था, किधर से भी काट ले, तो इसे जो है कि पैरेलल साइज ब्लेड बनने लगे थे। तो ट्रेंड ऑफ स्मॉलर टूल्स, अब देखिए छोटे छोटे टूल्स का यूज होने लगा था। यहाँ पे देखिए ब्यूरिन आपको दिख रहा होगा, काफ़ी शार्प है, और ब्लेड देखिए, ब्लेड जो है कि दोनों साइड के होते थे। तो यहाँ पे देखेंगे स्मॉलर टूल्स में यूज होने लगे थे, और धीरे धीरे इन्वायरमेंट चेंज होने लगा था। आप देखेंगे कि लोअर लोअर और जो है कि मिडिल में देखेंगे कि पैलेस्टीन एज, यानी कि पूरा जो इन्वायरमेंट था वो बर्फ से ढका हुआ था, लेकिन अपर आते आते धीरे धीरे जो है कि इन्वायरमेंट भी चेंज हुआ, और लोगों को उसकी आदत भी पड़ने लगी थी। यहाँ पे देखेंगे धीरे धीरे कला का शुरुआत, बिगिनिंग ऑफ आर्ट, शैल चित्रों, जो शैल चित्र मिले उसकी धीरे धीरे शुरुआत होने लगी थी। वहाँ पे हमें बहुत सारे आर्ट देखने को मिलेंगे, यानी कि वो जो ह्यूमन था वो काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर चुका था। पेंटिंग्स इन भीमबेटका केव, ठीक है, यहाँ इसे ऑडिटोरियम केव भी कहते हैं, वहाँ पे हमें इसके साक्ष्य मिले, इन्होंने जो ऑडिटोरियम केव, यहाँ पे हमें बहुत सारे पेंटिंग्स, आपको हमने बताया पहले कि कौन कौन से, हंटिंग्स के, डांसिंग के, जो है कि जानवरों के, ये सारे हमें पेंटिंग्स देखने को मिली थी। यहाँ पे देखेंगे कोंकण में, वेस्टर्न महाराष्ट्र में पेट्रोग्लिफ्स के साक्ष्य मिले हैं। लोहांदा नाला इन द बेलन वैली यूपी फाउंड अ मदर गॉडेस फिगरिन आइडेंटिफाई एज अ हार्पुन बाय बेंड्रिक एंड वाकानकर। इन्होंने, बेंड्रिक और वाकानकर ने बेलन वैली से मदर गॉडेस के जो है कि साक्ष्य प्राप्त किए। उसके बाद हम लोग देखेंगे बागौर एमपी में रबल बिल्ट प्लेटफॉर्म इज फाउंड विद ट्रेंगुलर पीस ऑफ नेचुरल स्टोन इन द सेंटर। यहाँ पे देखेंगे कि ट्रेंगुलर पीस के हमें रबल बिल्ट जो है कि प्लेटफॉर्म मिले थे। दूसरा हम लोग देखेंगे बीट्स मेड फ्रॉम ऑस्ट्रिच एग सेल्स। यहाँ पे हम देखेंगे कि वापस जो है कि पैलेलिथिक आते आते इंडिया में हमें जो है कि शुतुरमुर्ग के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं, और पता चलता है कि उस टाइम शुतुरमुर्ग भी थे, मे भी शायद बाद में हंटिंग की वजह से वो हमारे से धीरे धीरे विलुप्त होते गए, और उनके जो एग सेल्स थे वो काफ़ी जो है कि मजबूत होते थे, जो उनके एग सेल्स थे, और इससे हमें बीट्स, मोती की बना, जो ह्यूमन थे उस टाइम के वो बीट्स बनाने लगे थे। उनको जो कि एड्स को बाउल की तरह, जब बाउल भी यूज करते थे खाने के लिए, और उसमें हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे जो है कि फिगर्स, चित्रों के भी साक्ष्य मिले हैं, जो भीमबेटका रॉक में हम लोग देखने को मिलता है कि वहाँ पे जो एक सेल्स मिले हैं, वहाँ से जो है कि चित्रकारी के भी साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ भी जो मटेरियल यूज होता था सेम था आपका चर्च, जिस पर और फ्लिंट, बस लोअर पैलेलिथिक का बिल्कुल अलग था। वहाँ पे क्वार्टाइज और जो है कि लाइमस्टोन यूज होता था। इसमें जो ब्यूरीन बोन नीडल्स का यूज होने लगा था, हार्पून पॉइंट का यूज होने लगा था। दूसरी तरह अगर हम लोग बात करें वहाँ पे, तो फ्लैग ब्लेड का, फ्लैग संस्कृति थी, फ्लैग का यूज होता था, स्कैपर्स थे, ब्लेड थे, वो सारे मिडिल की थी। और लोअर की बात करें तो वहाँ पे चॉपर, चॉपिंग एंड आपके देखेंगे हम हैंड एक्स का यूज होता था। यहाँ पे देखिए अपर आते आते जो है कि जो टूल्स हैं वो काफ़ी साफ होने लगे थे, और बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हमें दिखने को मिले थे, और काफ़ी जो है कि छोटे हो गए थे, स्मॉलर हो गए थे। अगर उस साइट्स की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे साइट्स जो हमें मिली है अपर पैलेलिथिक के, वो है सोहन वैली जो कि पाकिस्तान में है, वेस्ट वेस्ट पंजाब नाउ इन पाकिस्तान। नर्मदा वैली मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात। कर्नूल केव्स जो कि आंध्र प्रदेश में, यहाँ से मिले हैं। बेलन वैली मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। निवाशा महाराष्ट्र में साक्ष्य मिले हैं। साबरमती वैली गुजरात से मिले हैं। सिंगरौली उत्तर प्रदेश। मयूरभंज उड़ीसा। होंशी वैली कर्नाटका। अतरमपक्कम तमिलनाडु। पहलगम कश्मीर। डिडवाना राजस्थान। हथनौरा भीमबेटका आदमगढ़ मध्य प्रदेश। और मुच्छल चिंतामणि गवी बोन
तो ये आपके आंध्र प्रदेश में मिले और यहाँ से भी हमें सारे साइट्स मिले हैं अपर पैलेयोलिथिक एज के। तो हम लोग देखें कि लोअर से लेके मिडिल धीरे धीरे पैलेयोलिथिक से कैसे कैसे टूल्स ट्रांसफॉर्म हुए, कैसे कैसे मानव के चेंजेस आए और कैसे हंटिंग से धीरे धीरे अपर पैलेयोलिथिक, हंटिंग से देखेंगे धीरे धीरे अपर पैलेयोलिथिक आते आते जो है कि पशुपालन की तरफ बढ़ने लगा था। यानी कि हम लोग देखेंगे कि अपर पैलेयोलिथिक में धीरे धीरे वो लोग पशुओं को जो है कि पालने लगे थे, ठीक है, और हंटिंग से पशुपालन की तरफ बढ़े और जो है कि अपने टूल्स को इम्प्रूव किए और चित्रों, आर्ट फॉर्म, बीड्स बनाने, ये सारी चीज़ें उनकी धीरे धीरे डेवलप हुई थी। तो ये जो है कि एक शॉर्ट इंट्रो था। शॉर्ट में आपको हमने स्टोन एज में जो पैलेयोलिथिक एज है उसे पूरा बताया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे मेसोलिथिक और नियोलिथिक को। यहाँ पे कुछ प्री हिस्टोरी जो है प्री हिस्ट्री जो है कि जियोलॉजिस्ट हैं जिनका काफ़ी जो है कि महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसमें रॉबर्ट ब्रूस फूट है जिन्होंने 1863 में आपको हमने बताया कि मद्रास के पल्लोरम से पहला जो है कि पैलेयोलिथिक टूल जो है कि प्राप्त किया था। ही वॉज ए जियोलॉजिस्ट। कभी कभी आ जाता है कि वो क्या थे, तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन आया हुआ है कि रॉबर्ट ब्रूस फूट क्या थे, तो वो एक जियोलॉजिस्ट थे। ऑन 30 मई 1863 फूट फाउंड अ फ्यू पैलेयोलिथिक इम्प्लीमेंट्स फ्रॉम अ ग्रेवल पिट एट पल्लोरम नियर मद्रास, चेन्नई। और इन्होंने जो है कि पहली बार प्रीहिस्टोरिक रिमेन से ही धीरे धीरे जो है कि शुरुआत की थी और आज हम लोग इस स्टोन एज को पढ़ते हैं अच्छे तरीके से। दूसरा देखेंगे एडी सांकालिया, जिसका भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। इन्होंने जो है कि मेसोलिथिक साइट्स को यानी कि पैलेयोलिथिक मेसोलिथिक साइट्स को ढूंढा था। इन्होंने 10 इनका जो टाइम पीरियड है उनका जन्म 10 दिसंबर 1908 से 28 जनवरी 1989 में हुआ था और इन्होंने जो है कि बहुत सारी डिस्कवरीज की थी। प्री हिस्टोरिक कल्चर टू हिज क्रेडिट, प्री हिस्टोरिक कल्चर के क्रेडिट इनको जाता है। इन्होंने कई सारे साइट्स को ढूंढा है और उसको जो है कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया, हिस्ट्री के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हुआ। ये जो है कि प्रोफेसर थे डेक्कन कॉलेज के, 1939 में इन्होंने ज्वाइन किया था और इन्होंने बहुत सारे स्कॉलर्स को गाइड किया है और प्री हिस्टोरिक रिसर्च में काफ़ी योगदान दिया है और ये फेमस जो है कि प्री हिस्टोरिक आर्कोलॉजिस्ट है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो एच डी सांकालिया वो आर्कोलॉजिकल जो है कि प्रोफेसर थे और रॉबर्ट ब्रूस फूट एक जियोलॉजिस्ट थे। तो ये कुछ इंडियन एंड जो है कि फॉरेन हिस्टोरियंस जियोलॉजिस्ट का काफ़ी योगदान रहा हिस्ट्री को पढ़ने में। तो आज हमने पढ़ा स्टोन एज के बारे में, जिसमें हमने देखा कि कैसे सोर्सेज के अकॉर्डिंग जो है कि हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री को क्लासिफाइड किया गया है प्री, पोटो एंड हिस्ट्री में, जिसमें प्री हिस्ट्री के अंदर स्टोन एज आता है। स्टोन एज को हमने जाना, स्टोन एज को जाना कि किसने काम क्या मत दिया, कैसे डिवाइड किया है, कैसे मानव जो है कि बिल्कुल चेंज होता है धीरे धीरे, एक झुक के चलने से लेके सीधा चलने तक आज के मानव के जो है कि सब सापेक्ष। दूसरा देखेंगे कि कैसे किस एज में कौन से हमें साइट्स मिले, कौन से टूल्स मिले हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखा। जिसमें हमने देखा पैलेयोलिथिक में लोअर, मिडल एंड अपर पैलेयोलिथिक साइट्स को देखा हमने, पैलेयोलिथिक टूल्स के बारे में देखा, कैसे मानव उस टाइम रहता था, उन सारी चीज़ों को देखा, उसके कल्चर को देखा, कहाँ से इसके टूल्स मिले, ये सारी चीज़ें हमने देखा है। तो अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे, अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे आपसे मेसोलिथिक यानी कि मध्य पाषाण काल और नियोलिथिक नवपाषाण काल। आशा करते हैं आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे जो कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।